अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक्स। इसमें हम स्पेशली वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एमएससी और बीएस लेवल पर आपसे पूछे जाते हैं। हम सारे चैप्टर इस बुक में से कवर नहीं करेंगे, सिर्फ वही चैप्टर्स कवर करेंगे लाइक 6, 7, 8, 9 और कुछ लेटेसिस का पार्ट कवर करेंगे जो स्पेशली बीएस लेवल पर आपको 4 ईयर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 कार्डिनल नंबर्स। अब बेसिकली कार्डिनल नंबर्स होते क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। कार्डिनल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इफ़ ए बी या फाइनाइट सेट, कि अगर कोई एक फाइनाइट नंबर्स पर मुश्तमिल एक सेट हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। मतलब ये कि जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर 10, 20, 30 3 इसके एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, तो इसका मतलब ये है इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 3। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं। मैंने विद एग्जांपल आपको कोट कर दिया। अब कार्डिनल नंबर्स लिखने का तरीका क्या होता है, बेसिकली हमने यहाँ लिखा कि डिनोटेड बाय दिस सिंबल हैशटैग कैड एंड एन। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम कार्डिनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली यूज़ होने वाला जो तरीका है, जो स्टाइल है वो ये है, ठीक है। तो आपने इसको गौर करना है। मोस्टली लोग इसको लेकर चलते हैं और हम ज़्यादातर अपने फार्मूलाज में और अपने एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे कार्डिनल नंबर्स को। इसके अलावा आप CAD भी लिख सकते हैं। CAD बेसिकली कार्डिनल नंबर्स में से ही निकला है, इसका ही हम शॉर्ट फॉर्म है हमारी, कार्डिनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा N का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इसलिए स्मॉल n को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा आप हैशटैग भी मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर्स के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन जो मोस्ट यूज़फुल फॉर्म है वो है दिस मोड, ठीक है। अब नोटेशन क्या है, इस तरह भी यूज़ हो सकता है और इस तरह भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि हैशटैग और फाई सबको पता है कि ये वो सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। अगर मैं किसी भी सेट को लिख दूँ इस तरीके से कि बी एक सेट है जो इस तरह है, इसका मतलब ये है कि 20 जो है वो खाली सेट है। मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, इसका मतलब यही होगा कि ये एम्प्टी सेट है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, अक्सर ये MCQ में पूछा जाता है आपसे, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो 5 होगा उसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। अब कार्डिनल नंबर्स का तो पता चल गया, कोई भी सेट हो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। अब हमने बात करनी है इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट बेसिकली अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं और हमने इन 2 सेट्स को या एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम कोई भी सिंबल यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि अगर इक्वल का साइन लगा दिया जाए तो इन दोनों के सेट के कार्डिनल नंबर्स तब इक्वल होंगे जब दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर सेम, उन दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। तब क्या बोलेंगे हम, A और B आर इक्विवेलेंट, ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। और इनको हम किस तरह लिख सकते हैं, इक्विपोटेंट। अब इसकी डेफिनेशन हम बुक से पढ़ते हैं। पेज नंबर 142 पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पेन से डेफिनेशन लिखी है, जहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 सेट्स आर इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन देम। बाइजेक्शन क्या होता है, बेसिकली बाइजेक्शन होता है 1-to-1 एंड ऑन टू मैपिंग। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर कोई फंक्शन A से B पर मैप कर रहा है और कोई जी फंक्शन B से A पर मैप कर रहा है, तो वो दोनों फंक्शंस अगर तो वहाँ बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है तो मतलब A और B जो है वो आपस में इक्विपोटेंट होंगे। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, मतलब इस तरह का साइन, ठीक है। अब आपने 142 एग्जाम्पल 6.1 देखनी है। तो यहाँ पर क्या है कि सेट्स A एंड B are said to have the same cardinality or the same number of elements or to be equipotent, कि ये सेम कार्डिनलिटी इनकी तब शो होगी, या हम ये बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तब होंगे, और टू बी इक्विपोटेंट, ये आपस में इक्वल तब होंगी, रिटर्न A इक्विपोटेंट B,
कि जब आपस में इक्विपोटेंट हो या इनकी कार्डिनलिटी सेम हो, मतलब कार्डिनल नंबर सेम हो और ये इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, तो इनको इस तरह से लिखा जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, इफ़ देयर इज़ अ बाइजेक्शन एफ ए से बी विच इज़ बाइजेक्टिव विच इज़ दैट इज़ बोथ 1-to-1 एंड ऑन टू। अब 1-to-1 और ऑन टू हम किस तरह देखेंगे वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो हम आगे इसको गो थ्रू करते हैं। जैसा कि हम थ्योरम 6.1 की तरफ आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विपोटेंट, ये इक्विपोटेंट का जो रिलेशन है, जो सिंबल है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स, कि ये जो इक्विपोटेंट का रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनेगा जब कोई भी कलेक्शन इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगी। पहला क्या है, पहला है कि ए इक्विपोटेंट होगा ए का। क्यों? क्योंकि ए अगर सेट है, अगर ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 3, क्योंकि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है ए अपने आप के इक्विपोटेंट तो होगा ना। फॉर एनी सेट ए, वो सेट कुछ भी हो सकता है, उसमें 2 एलिमेंट्स हों, 4 हों, 5 हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सेट अपने ही ए सेट के इक्विपोटेंट होता है, सेम कार्डिनलिटी उसकी होती है। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 2 पे। अगर तो ए इक्विपोटेंट हो बी के, देन बी इक्विपोटेंट होगा ए के। मतलब अगर इन दोनों में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों तो जाहिर सी बात है हम एक चीज़ ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, का मतलब एक ही है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में बेसिकली ए इक्विपोटेंट है बी के एंड बी इक्विपोटेंट है सी के। तो इसका मतलब ये है कि ए की कार्डिनलिटी ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर है और इनमें एक 1-1 और ऑन-टू मैपिंग है। और इसी तरह अगर बी और सी एक दूसरे के इक्विपोटेंट हैं, मतलब इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है या इनमें बाइजेक्शन है जो कि 1-1 और ऑन-टू है, तो इसका मतलब ये है कि ए और सी भी आपस में इक्विपोटेंट होंगे। यहाँ पर इस रिलेशन का मतलब ये होगा कि इन दोनों में एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ऊपर हमने डिफ़ाइन किया, ये साइन तब आएगा जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो। जब हम बोलेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हैं और कार्डिनलिटी सेम है, तब ये साइन आता है। और दूसरा क्या होता है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, जो कि इस तरह डिफ़ाइन हो कि वहाँ पर बाइजेक्शन मैपिंग हो, वहाँ पर 1-1 भी हो और ऑन-टू मैपिंग भी एग्जिस्ट करे। अब हम आते हैं एग्जांपल 6.1 की तरफ। 6.1 में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए एंड बी सेट्स विद एक्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2 ए और बी 2 एलिमेंट्स लिए हैं, 2 सेट्स लिए हैं जिनके अंदर 3-3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम गौर करें तो ए के अंदर 2 3 8 5 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, जिनको अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स बनते हैं, बिल्कुल 3। इसी तरह बी के अंदर इन्होंने एक सेट डिफ़ाइन किया है जिसमें 3 नाम डिफ़ाइन कर दिए हैं, मार्क, एरिक एंड ऑड्रे। इसका मतलब ये है कि बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं और ए के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इसको हम क्लेरिफाई करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन फाइंड अ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब ये अगर 2 को मैं मार्क से मैप कर दूँ, 3 को मैं एरिक से कर दूँ, 5 को मैं ऑड्रे से कर दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वी कैन लेबल ईच एलिमेंट्स ऑफ ए एज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट। मतलब इसके हर फर्स्ट एलिमेंट को मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट से मैप कर सकती हूँ, इसके सेकंड को इसके सेकंड से मैप कर सकती हूँ, इसके थर्ड एलिमेंट को इसके थर्ड एलिमेंट से मैप कर सकती हूँ। Similarly, then the rule which pairs the first element of A and B pairs the second elements of A and B and pairs the third elements of A and B, that is function। अगर तो इस तरह हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट पे ये मैप करेंगे, इस तरह मैप करेंगे। ये मैपिंग होती है कि अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए का, यहाँ पे लिख दिया 2, अब वो किसके इक्वल है, किस पे मैप कर रहा है, बी के एलिमेंट पर, जो यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट करेगा फर्स्ट पे, सेकंड करेगा सेकंड पे, थर्ड करेगा थर्ड पे। तो उन्होंने कहा अगर ये अरेंजमेंट होगी तो इसका मतलब ये है कि 1-to-1 होगा, क्योंकि बिटवीन वी लेवल द एलिमेंट्स ऑफ ईच एज द फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब हमने हर एलिमेंट को भी मैप करवा दिया। और इस तरह ये ऑन टू भी होगा कि इसके हर एलिमेंट के लिए रेंज में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके पीछे जो अगर देखें तो उसके डोमेन में भी एक एलिमेंट मौजूद है। तो इस तरह ये 1-1 और ऑन टू कहलाएगा। इस तरह हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इनके अंदर एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है वो इक्विपोटेंट है।
आगे उन्होंने एक लाइन लिखी है, द सेम आइडिया में बी यूज टू शो दैट एनी टू फाइनाइट सेट्स विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्विपोटेंट। जैसे कि हम प्रोजेक्शन को लेकर चल रहे हैं, हम ये भी साफ साफ बोल सकते हैं कि इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, इसमें भी 3 थे और इसमें भी 3 थे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में क्या है, इक्विपोटेंट। हम आ जाते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में अगर आप गौर करें तो ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। ये इक्विपोटेंट नहीं है। पहली शर्त के मुताबिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये आपस में इक्विपोटेंट नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम इनका बाइजेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई बी में एक एलिमेंट कम होगा जिसकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ना इसको डिफाइन करके यहाँ पे लिख दिया कि हैंस एफ वुड नॉट बी 1 to 1, क्योंकि इसकी 1 to 1 बाइजेक्शन जो है वो मैपिंग जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह इन्होंने लिखा, इन सिमिलर वे वी कैन सी दैट एनी टू फाइनाइट सेट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्विपोटेंट। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, जैसे कि ये भी फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब होता है कि जो हम काउंट कर सकते हैं, इसी तरह बी भी फाइनाइट है, लेकिन फाइनाइट होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेट्स आपस में फाइनाइट हों और इक्विपोटेंट भी लाजमी हों। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि सिमिलर वेज वी कैन से दैट एनी टू फाइनाइट सेट्स, कोई भी फाइनाइट सेट्स ज़रूरी नहीं है कि जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफरेंट हों वो आपस में इक्विपोटेंट भी हो। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक इंटरवल को डिफाइन कर दिया, 0 1 क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि क्लोज यूनिट इंटरवल, इसको यूनिट इंटरवल बोलते हैं इसको। एंड लेट्स एस बी एनी अदर क्लोज इंटरवल। अगर तो आई एक 0 1 डिजिट पर क्लोज इंटरवल है और हमने एक एस डिफाइन किया है जो ए बी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, जहाँ पर ए जो है वो छोटा है बी से, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हम एक फ़ंक्शन डिफाइन करें आई से एस पर, तो उसको इस तरह लिखा जाएगा, मतलब एक्स जो है वो बेसिकली इस आई में से आ रहा है, इसमें से हम निकाल रहे हैं डोमेन में से, और जो ये पूरी एक्सप्रेशन है ये जो है वो बेसिकली एस में से आ रही है। अब हमने इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे फाइंड की है, हमने ये बताना है। अगर तो ये फंक्शन डिफाइन है और हमने इसको बताना है कि ये 1 1 और वो ऑन 2 है, तो हम सबसे पहले निकालना है कि हमने निकाला कैसे है। सबसे ये देखिए, मैंने यहाँ आपको इजी वर्ड्स में डिफ़ाइन कर दिया है कि अगर एक फंक्शन जो है वो 0 1 से लेके ए बी तक क्लोज इंटरवल पर डिफ़ाइन है, तो यहाँ पर हम एक स्लो फार्मूला लगाते हैं जो मोस्टली इस तरह लिखा जाता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और मल्टीप्लाई होता है x माइनस x1 से। यहाँ पर x1 है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो हम ये देख सकते हैं कि जो 0 है वो x1 है और जो ये 1 है वो x2 है। इसी तरह यहाँ पे a और b दिया हुआ है, ये y1 है, ये y2 है। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी, हमें बेसिकली y चाहिए होगा, तो हम y डिफाइन करने के लिए a को यहाँ ले जाएंगे और ये बिल्कुल इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जैसे हमने यहाँ लिखी हुई है। जब हम कोई भी f(x) निकालते हैं, मतलब हम लिखते हैं कि f एक फंक्शन है और i से s पर है और x हम जो है वो i में से ले रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है अक्सर f(x) इक्वल टू y, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो y से i से आता है और जो y है वो s में से होता है, रेंज में से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक y को फाइंड कर लिया। y कैसे निकलेगा, a माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो y की टर्म होगी ना उसको हम मोस्टली फंक्शन बोलते हैं, y इज इक्वल टू f(x) होता है। आपने हमेशा याद रखना है कि y इक्वल टू f(x) होता है। अच्छा, ये हो गया एक क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्योंकि ये अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये 1 to 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास y की एक न्यू वैल्यू फाइंड होती जाएगी, ठीक है। इस तरह ये 1 to 1 और ऑन 2 भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि i और s जो है सेम कार्डिनलिटी होगी, जिस तरह कि थ्योरम 6.1 में बताया गया। थ्योरम 6.1 में क्या था, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि इनका आपस में इक्विपोटेंट होना ज़रूरी है, और अगर a इक्विपोटेंट है b के और b a के बराबर है, तो ये इक्विपोटेंट अगर हुए तो ये आपस में भी इक्विपोटेंट लिखे जाएंगे। इसी तरह a इक्विपोटेंट है b के, b इक्विपोटेंट है c के, a हो जाएगा इक्विपोटेंट c के। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे एक हवाला दे दिया है कि मे एनी टू क्लोज इंटरवल्स हैव द सेम कार्डिनलिटी, 0 1 की और a b की, इन दोनों की सेम कार्डिनलिटी होगी। ऐसे ही जैसे कि किसी फाइनाइट सेट के अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हों,
तो उनको हम बोलते हैं कि इनकी जो कार्डिनलिटी है, जिनका कार्डिनल नंबर है वो बिल्कुल सेम है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। डी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक सेट लिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो 1 2 3 और सो ऑन चलता जाता है। इसी तरह ई को ले लिया 2 4 6 एंड सो ऑन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे 2 4 6 8 10 12 जो होते हैं वो सारे इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग डिफाइंस अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 क्या होता है कि अगर पी का कोई एलिमेंट है तो वो किसी न किसी ई के एलिमेंट पर जो है वो मैप करे। अब इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट कर दी। पी को ऊपर लिख कर ई को लेकर इन्होंने क्या बोला कि 1 जो है वो 2 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वो 4 पर कर रहा है, 3 6 पर कर रहा है, 4 8 पर कर रहा है, 5 10 पर कर रहा है। ये इन्होंने इस तरह मैपिंग डिफाइन कर दी कि ये 1 to 1 है। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन, अगर एक फंक्शन डिफाइन करें पी से ई पर तो किस तरह लिखा जाएगा। देखें तो ये 1 2 3 4 है और ये 2 4 6 है। अगर आप 4 करें तो 1 को डबल करें तो 2 बनता है, 2 को डबल करें तो 4 बनता है, 3 को डबल करें तो 6 बनता है। तो इसकी मैपिंग कुछ इस तरह डिफाइन होगी कि एफ एन, कि अगर कोई एन जो है वो पी सेट में से आ रहा है तो इक्वल होकर वो ई में जाकर कैसे डिफाइन हो रहा है 2n। मतलब अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 लिखती हूँ तो क्या होगा कि 1 पी में से आया और ई में उसका आंसर क्या आया 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आंसर आएगा 2। तो इस तरह 1 जो है वो 2 पर मैप कर गया। इस तरह मैं जब n में 2 लिखूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 4, n में 3 लिखूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो क्योंकि हर एलिमेंट के बाद मुझे एक डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है तो ये 1 to 1 होगा। इसी तरह ये ऑन टू भी कहलाएगा कि हर एलिमेंट के लिए पीछे एक एलिमेंट मौजूद है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो पी एंड ई जो है वो सेम कार्डिनलिटी है। मोर जनरली अगर हम बात करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट करते जाएं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करवाते जाएं। पहले हमने 0 लिखा, फिर हमने 1 मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने 3 मल्टीप्लाई करवाया और सो ऑन चलता गया। इसे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप गौर करें तो ये 0 1 2 3 4, अगर के को हम 1 वैल्यू दें और के को ऐसा ऐसा वैल्यू चेंज करते जाएं तो वहाँ पर सेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह इन्होंने बोला कि अगर हम पॉजिटिव 1 to 3 के सेट को इस सेट पर मैप करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, n आ रहा है p में से 1 आएगा। n जब यहाँ 1 होगा तो क्या आ जाएगा k। जब यहाँ 2 है, यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2k। यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3k। इज़ अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब हर एलिमेंट का मैप यहाँ पर मौजूद होगा। जैसे कि ये मैप करवाया है हमने बिटवीन p एंड f, देयरफॉर p एंड k हैव द सेम कार्डिनलिटी। जिस तरह हमने p और e की सेम कार्डिनलिटी बताई कि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता इनमें कितने एलिमेंट्स हैं और ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं। हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हमने बोला कि अगर हम एक के सेट डिफाइन करते हैं और फिर पी को के ऊपर जो है वो मैप करवा देते हैं तो उन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो भी सेम होगी। ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन 6.2 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।